क्या हाल चाल है दोस्तों। आज फिर से तुम्हारे सामने एक मजेदार सी कहानी लेके आ चुके हैं। रिसेंटली ही नोबेल प्राइज अनाउंस किए गए हैं और फिजिक्स का नोबेल प्राइज एक बार फिर से क्वांटम फिजिक्स को। आज का थंबनेल देख के थोड़े से घबरा तो नहीं गए? मैंने आइंस्टाइन के कंधे पे हाथ रखा था या उन्होंने मेरे कंधे पे रखा होगा, दो थंबनेल लगाए थे। आइंस्टाइन जिसे मानते थे कि यार ये थ्योरी बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, ये थ्योरी का उतना भी ज्यादा कोई फ्यूचर नहीं है, अगर नेचर को एक्चुअल में समझना है तो क्वांटम मैकेनिक्स इज नॉट द वे, गॉड डज नॉट प्ले डाइस, ऐसी बातें सुनी होंगी। बट वही क्वांटम फिजिक्स को एक और चीज के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है। बट काफी ज्यादा यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे बात करनी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वन ऑफ दैट थिंग इज इस बार क्वांटम कंप्यूटिंग की डायरेक्शन में एक नोबेल प्राइज दिया गया है। सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स के बारे में हम बात कर रहे होंगे जस्ट अभी कुछ देर में। बट उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने एक सीरीज देखी है बिग बैंग थ्योरी, तो उसमें जब लास्ट एपिसोड के आसपास पहुँचते हैं तो शेल्डन के मन में ना एक ही दुख होता है। लेनर्ड उसका दोस्त बोलता है कि उसको बोलने की कोशिश करता है सामने वाले को कि क्या सच में तुझे नोबेल प्राइज मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एक्सपेरिमेंटलिस्ट को, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, एज कंपेयर टू थ्योरिस्ट को। तो उसके मन में एकदम ऐसा डाउट आ जाता है, यार बात तो सच है, पास्ट में भी ज़्यादातर ऐसा ही होता है, तो इस बार भी वैसा ही हुआ। मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा था, मैंने लास्ट ईयर भी बोला था कि क्वांटम फिजिक्स को मिलेगा नोबेल, क्वांटम कंप्यूटिंग को स्पेसिफिकली नोबेल प्राइज मिलने वाला है। बट नहीं मिला लास्ट टाइम, तो एआई से रिलेटेड मिल गया था। बट इस बार क्वांटम कंप्यूटिंग को मिला, बट एक्सपेरिमेंटलिस्ट को। जबकि मेरे ख्याल से फर्स्ट शुरुआत होनी चाहिए थी डेविड डॉयच और पीटर शोर से। बट ठीक है, शुरुआत तो ही एटलीस्ट क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ। और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर में डेविड डॉयच को मिलना चाहिए, क्योंकि ही रियली डिजर्व्स इट। मतलब उन्होंने जितना काम किया है क्वांटम कंप्यूटिंग में, तो मिलना चाहिए यार। और बहुत सारी बातें हैं मेरे पास करने की। हम सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स के बारे में बात करने वाले हैं, और क्या होता है ये सुपर कंडक्टर, एकदम साधारण भाषा में समझेंगे। और ये नोबेल प्राइज को डीपली समझने के लिए मैं इतनी चीज़ें हम सीख चुके हैं जितनी इस चैनल पर, अगर काफ़ी समय से जुड़े हुए हो तो बहुत इजीली समझ जाएंगे इस चीज़ को। तो हम ऑलरेडी एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी, बट थोड़ा न्यू शुरुआत करेंगे, थोड़ा कहानियों वाला एक रास्ता चुनेंगे इसको समझने के लिए। तो चलो इसमें डीप डाइव करते हैं। इससे पहले कि टॉपिक की और ज़्यादा डेप्थ में जाएं, पहले थोड़ी सी क्वांटम मैकेनिक्स सीख लेते हैं। और मैंने सोचा था कि ये पिटारे का यूज़ कब आएगा, तो आज आ चुका है। वैसे कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं, आप लोगों में से ही, कि ये कौन सी बुक है। बुक नहीं है भाई, मेरी पर्सनल डायरी है। देखो मैं इसमें लिखता रहता हूँ कुछ जो भी ऐसा दिमाग में आता लिखता हूँ। तो मैंने क्वांटम मैकेनिक्स की इंट्रोडक्शन खुद को कैसे सिखाई थी, जब मैंने पहली बार सीखी थी, तो ये थी कि अगर हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें, इट इज अ क्लासिकल थ्योरी जो कि इंट्यूटिव मेंटल पिक्चर एकदम फिट बैठती है इसकी। कि हमें ऐसा लगता है कि यार अगर मुझे प्लेनेट का अभी सब कुछ बता दो, मैं उसका फ्यूचर का सब कुछ बता दूंगा एग्जैक्टली 100% ऑफ द टाइम। मेरे को अगर इनिशियल कंडीशंस उसकी बता दोगे तो मैं बता दूंगा कि उसका फ्यूचर मोशन कैसा होगा। बट अगर हम क्वांटम मैकेनिकल वर्ल्ड में आए तो चीज़ें थोड़ी वियर्ड हो जाती हैं। वापस अगर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या क्लासिकल थ्योरी की तरफ अगर हम जाएं, तो यूनिवर्स में वहां पे भी पार्टिकल्स होते हैं, फील्ड्स होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं। अगर तुम उन्हें जान जाते हो एट अ मोमेंट ऑफ टाइम, देन यू कैन नो द कंप्लीट फ्यूचर। अ सिंगल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द यूनिवर्स कैन टेल अस द होल फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स। ऐसा क्लासिकल थ्योरी में कहा जाता है कि इस मोमेंट पे मेरे को पूरे यूनिवर्स में क्या हो रहा है सब कुछ बता दो, मैं पूरा फ्यूचर प्रिडिक्ट कर दूंगा। बट अगर हम क्वांटम मैकेनिकल तरफ आते हैं तो वहां पे मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज होती हैं। मैंने इसका एग्जांपल ना कई बार बताने की कोशिश की है कि मान लो बहुत सारी ऐसे ब्लर ऑफ क्लाउड ऑफ पॉसिबिलिटी, मेरे रूम में ना हर तरफ कई सारे नंबर्स ही नंबर्स घूम रहे हैं, पॉप आउट हो रहे हैं, इन आउट निकलते जा रहे हैं, कहीं से कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 2.2 है, समथिंग। वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी है, क्लाउड है, लेकिन उसमें से कौन सी सही वैल्यू है, कौन सी मुझे मिलेगी। जब मैं आंखें बंद कर रहा हूं तो काफी सारी पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, लेकिन जैसे मैंने आंखें खोली तो मुझे एक पॉसिबिलिटी दिखाई देगी। वही होता है क्वांटम वर्ल्ड में कि देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज एंड इट इज द वर्ल्ड ऑफ प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज, दो वर्ड यहां पे इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लासिकली क्या होता है, अगर मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, देन देयर इज ओनली वन पाथ अवेलेबल।
उस पार्टिकल के लिए। बट क्वांटम मैकेनिकली देखें तो हमें जितने भी पॉसिबल पाथ होते हैं ए से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, अगर हमें क्वांटम पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी को देखना होता है तो हमें वो सारे पॉसिबल पाथ देखने होंगे अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट पार्टिकल इज होल्डिंग। उसके अकॉर्डिंग जितने भी पॉसिबल पाथ हो सकते हैं हमें वो सारे देखने होंगे। दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। सोच के देखो ना, अगर मुझे यहां से लेके सामने वाली दीवार तक ही जाना है सिर्फ, तब भी मुझे सारे के सारे वो रास्ता भी देखना होगा जहां पे मैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी से घूम के उस बी पॉइंट तक पहुंच रहा हूं। इट इज वेरी वियर्ड रास्ता, बट हमें करना होगा उसको भी कंसीडर। और इसके बाद एक मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में और क्वांटम मैकेनिक्स में जो मेन डिफरेंस आता है वो है द अनअवॉइडेबल प्रोबेबिलिस्टिक नेचर ऑफ यूनिवर्स। ये जो डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनिवर्स है ना कि हमारा वर्ल्ड प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, इसी के लिए तो जो आइंस्टाइन थे वो भी परेशान थे, जिसकी वजह से तुम लोग इसके थंबनेल पे भी देख रहे होंगे वीडियो के कि आइंस्टाइन परेशान है और मैं थोड़ा दिलासा देने की कोशिश कर रहा हूँ। वो भी ऐसा सोचते थे कि हमारा यूनिवर्स ऐसा नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी पे वर्क करता हुआ, बट होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वांटम मैकेनिक्स में आगे बढ़े तो हमारे सामने आता है HUP, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। साइमल्टेनियस नॉलेज नहीं ले सकते हम पोजीशन एंड मोमेंटम की। अगर हम फॉर एग्जांपल इस माइक को देख रहे हैं तो मुझे पोजीशन पता है इसकी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होगी, नेक्स्ट मूवमेंट पे कहां पे जाने वाला, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे नहीं पता। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे मूव कर रहा हूं तो बताओ कहां पे है ये माइक, एग्जैक्टली कहां पे, नहीं बता पा रहे। देयर आर ब्लर ऑफ पॉसिबिलिटीज, बस ऐसा ही कुछ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। यहां पे लिमिटेशन है, अगर मेरे पास हाई FPS वाला कैमरा होता तो मैं हाँ देख के बता देता, बट क्वांटम वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, कोई FPS काम नहीं करता। फ्रेम पर सेकंड की बात कर रहा हूं, अगर मैं इसको ऐसा मूव कर रहा हूं तो मैं अगर 120, 360, 1000 समथिंग फ्रेम पर सेकंड से पिक्चर इसकी लेने की, वीडियो बनाने की कोशिश करता तो मैं हर मूवमेंट पे देख सकता था कि ये माइक कहाँ पे है। नेचर में नहीं होता ऐसा कोई कैमरा एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारे टेक्नोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं है, ये इनहेरेंट डिस्क्रिप्शन है हमारे नेचर का। हमने कई बार काफी सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं, बट हम गलत साबित हुए। हम सोच रहे थे, हम देखना चाह रहे थे कि यार नहीं, प्रोबेबिलिस्टिक नहीं होता हमारा नेचर, बट होता है। जितनी बार एक्सपेरिमेंट इसके अगेंस्ट किया, हारे हैं हम ऐसा सोचते हैं कि क्वांटम वर्ल्ड में सब कुछ प्रोबेबिलिस्टिक है, इसका मतलब हम कुछ परफेक्ट जान ही नहीं सकते। बिल्कुल जान सकते हैं। जो इनकी प्रोबेबिलिटीज हैं, वो प्रोबेबिलिटीज कैसे इवॉल्व होने वाली हैं, वो जो पॉसिबिलिटीज हैं, ब्लर ऑफ पॉसिबिलिटी, वो समय के साथ कैसे चेंज होंगी, वो हम बता सकते हैं ना। लेकिन आउटपुट हजारों में से, लाखों में से, करोड़ों में से हमें एक ही मिलेगा। लेकिन वो जो 1000 करोड़ आउटपुट्स हैं, वो कैसे इवॉल्व होंगे समय के साथ, उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल श्रोडिंगर्स इक्वेशन। नॉन रिलेटिविस्टिक अगर चीजें नियर द स्पीड ऑफ लाइट ना हो, स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है अगर स्पीड, तब हमारे लिए श्रोडिंगर इक्वेशन एकदम बढ़िया है। वो हमें बता देगी कि ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में बोलना चाहूं तो वो जो वेव फंक्शन है वो कैसे इवॉल्व करेगा, हमें पता लग सकता है। वो सर्टेनिटी के साथ पता लग सकता है, वो तो 100% एक्यूरेसी के साथ हम बता सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम उस पर मेजरमेंट करने की कोशिश करेंगे तो एक पॉसिबल वैल्यू मिलेगी। उसके बाद जो स्टेट बन जाएगी क्वांटम सिस्टम की, एक कोई स्टेट थी ब्लर ऑफ पॉसिबिलिटी, मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया तो एक पॉसिबल वैल्यू मेरे को दिखाई दी, बाकी सारी गायब हो गई। लेकिन फिर से मैंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, इस बार फिर से क्या होगा, मुझे वही पॉसिबिलिटी दिखेगी, क्योंकि अब तो मैंने छेड़ दिया ना सिस्टम को, अब तो नाराज हो गया ना वो। मतलब ऐसा एनालॉजी बता रहा हूं, अब तो उसी स्टेट में रहेगा। मान लो फिर से मैंने उसे सुपर पोजीशन स्टेट में भेज दिया, मतलब फिर से मैंने उसी स्टेट में घेर दिया जहां पे वो मल्टीपल पॉसिबिलिटी एट द सेम टाइम वाला केस है। अब वो अलग तरह से इवॉल्व करेगा, लेकिन वो भी हम बता सकते हैं किस तरीके से इवॉल्व करेगा, यूजिंग द सेम श्रोडिंगर इक्वेशन। मतलब इवोल्यूशन ऑफ पॉसिबिलिटी बता पाना इज पॉसिबल, बट आउटकम में कौन सी आउटकम मिलेगी, वो जो प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है वो इनहेरेंट है, वो हम नहीं ला रहे हैं, वो कोई हमारे इंस्ट्रूमेंट की दिक्कत नहीं है, वो इनहेरेंट नेचर में ही है। मुझे पता है कि ये समझने में काफी ज्यादा टेक्निकल हो गया होगा, काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया होगा, लेकिन एक बार महसूस करने की कोशिश करो ना यार। मतलब तुम्हारे आसपास मिलियन ट्रिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन कहां हो सकता है। तुमने पूरी कैलकुलेशन की, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और तुमने देखा कि यहां होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तुमने जैसे ही कैच किया, देयर इज लेट अस से 60% चांस कि इलेक्ट्रॉन मुझे यहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मुझे यहां मिल भी गया, सारी पॉसिबिलिटी बाकी गायब हो गई। शायद इलेक्ट्रॉन यहां ना मिलता, कहीं और मिलता, लेकिन मेरे एक्सपेरिमेंट करने पे वो एक ही पोजीशन पे आ जाता है। कमाल की बात नहीं है?
ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में ना घुसते हुए हम आगे बढ़ना चाहेंगे। तो साइमल्टेनियस नॉलेज हो पाना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट अगर हमें जो लिस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है अगर किसी जगह पे पता है तो उसका हम बता सकते हैं कि कैसे वो इवॉल्व होने वाला है, कैसे टाइम के साथ चेंज होने वाली। यही मैंने लिखा भी था इसमें। Hence, not possible to know where particle will be at a moment of time and energy. मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एग्जैक्ट कितनी एनर्जी है एट अ मोमेंट ऑफ टाइम, ये बता पाना इज नॉट एन ईजी टास्क, इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। हम रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, उसमें से एक होगी और सबके साथ एक प्रोबेबिलिटी अटैच होगी, क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड है, क्वांटम वर्ल्ड है, वो प्रोबेबिलिस्टिक है इन नेचर। हम इसके बाद अगर चलें तो एक लास्ट चीज़ बताना चाहूँगा जो कि बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है मुझे, विच इज़ क्वांटम वैक्यूम। इस वीडियो से तो कोई लेना देना नहीं है, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ। हम आज तक सोचते थे कि एम्प्टी का मतलब होता है खाली, लेकिन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हमारा यूनिवर्स एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल अगर खाली होता तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल गलत हो जाता, क्योंकि वो क्या कहता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि हम एग्जैक्ट स्टेट नहीं जान सकते, हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज जान सकते हैं। लेकिन अगर कोई एम्प्टी स्पेस का मतलब कोई पार्टिकल ही नहीं है, कोई वाइब्रेशन ही नहीं है, कोई एनर्जी ही नहीं है, तो फिर तो हम जान गए ना एग्जैक्ट स्टेट ऑफ द पार्टिकल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल गलत नहीं हो सकता। इसीलिए देर आर सम फ्लक्चुएशंस, वी कॉल देम वैक्यूम फ्लक्चुएशंस। वैक्यूम फ्लक्चुएशंस एग्जिस्ट करती हैं जो कि हमें कहती हैं कि देर आर ब्लर ऑफ पॉसिबिलिटीज, देर आर क्वांटम वर्चुअल पार्टिकल्स दैट पॉप अप, इन एंड आउट होते रहते हैं, तो इसे हम क्वांटम वैक्यूम भी बोलते हैं। मैं वापस अपने सुपर कंडक्टिंग ये वाले टॉपिक पे आना चाहूंगा। चलो, इससे पहले कि हम अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ जाएं और समझे कि सुपर कंडक्टर क्या होता है, पहले एक इंट्यूटिवनेस जो होता है ना, एक इंट्यूशन बिल्ड करना, कुछ कहानियों से समझना, वो वाला काम कर लेते हैं। पहले हमें समझना होगा कि ड्यूअल नेचर के बारे में, कि हमने सुना है कि जो लाइट होती है, कई सारे एक्सपेरिमेंट सपोर्ट करते हैं कि उसका वेव नेचर होता है, कई सारे एक्सपेरिमेंट सपोर्ट करते हैं कि पार्टिकल नेचर होता है, जैसे हम फोटोन भी बोलते हैं। मैक्स प्लैंक ने सबसे पहले क्वांटा ऑफ एनर्जी के बारे में बताया था, मतलब उन्होंने ऐसा आइडिया सोचा कि जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट करती होगी। फिर आइंस्टाइन ने वही आइडिया पे बिल्ड किया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया और बताया कि पार्टिकल नेचर भी होता है लाइट का। एंड ये थ्योरी आगे आगे चलती रही और हमें पता लगा, डी ब्रोगली वो इंसान थे जिन्होंने कहा कि अगर लाइट का ड्यूअल नेचर हो सकता है, मतलब उस डी ब्रोगली से पहले तक काफ़ी सारे साइंटिस्ट कन्विंस हो चुके थे कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, दोनों नेचर होते हैं एट द सेम टाइम, जब तक हम उसे मेजर न कर लें। इसे क्वांटम सुपरपोजिशन भी बोला जाता है कभी कभी, कि दो स्टेट में रहना, दो कंडीशंस में रहना एट द वेरी सेम टाइम। बट डी ब्रोगली ने कहा कि अगर ये लाइट के साथ हो सकता है, व्हाई नॉट अदर पार्टिकल्स लाइक मैटर पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया इलेक्ट्रॉन के साथ भी, वो YDSC वाला, 2 स्लिट में से निकाले जाते हैं फोटॉन्स, और हमें पता लगा कि आज तक हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानते थे, बट उनका भी वेव नेचर होता है, क्योंकि जो YDSC में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो पैटर्न बनता है वो वेव से ही, वेव नेचर ही बना सकता है। कोई वेव पास होगी तभी हो सकता है वो, जिसे हम इंटरफेरेंस पैटर्न भी बोलते हैं। क्योंकि इंटरफेयर करना, इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव हो कंस्ट्रक्टिव हो, दोनों मिलकर एक बड़ा बन जाएगी। अगर दो वेव मिल रही हैं, मिलने के बाद बड़ी वेव बन गई तो उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दो वेव मिलकर डिस्ट्रॉय हो गई उसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज वेव की होती हैं और यही शो कर रहा था इलेक्ट्रॉन भी। तो हमें पता लगा कि हाँ, इलेक्ट्रॉन ऑल्सो बिहेव्स एज वेव, और पार्टिकल नेचर तो हम काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट से उसका देख ही चुके थे। लेकिन फिर भी एक अगर पिक्चर मिल जाए ना कि होता क्या है ये ड्यूअल नेचर, तो मैं ऐसा ढूंढ रहा था इस वीडियो के पहले ना, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा था, और मेरे को अपनी क्लास में भी ये वाला टॉपिक नोबेल प्राइज़ का बताना था। मैं पढ़ाता हूँ 11th 12th क्लास को ऑफलाइन, सो अब ऐसा मैं क्वांटम मैकेनिक्स तो बता नहीं सकता था वहाँ पे, तो मैंने सोचा ऐसी क्या पिक्चर दिखा दूँ उन सबको, ऐसी क्या ही चीज़ दिखा दूँ कि वो एकदम देखते ही समझ जाएं कि भाई ये तो ये ड्यूअल नेचर है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके दो नेचर है एट द वेरी सेम टाइम। बस मैं 1 मिनट में तुम लोगों को भी दिखाता हूँ वो पिक्चर। अब दोस्तों फाइनली आते हैं कि ये सुपर कंडक्टिंग सर्किट क्या होता है, जोसेफसन जंक्शन क्या होता है। वैसे रियली मुझे ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उस पर थोड़ी देर में आते हैं। पहले थोड़ा वो दिल टू दिल कनेक्शन जो होता है ना वो बना लेते हैं, उसके बाद इस पर चलेंगे और हम समझेंगे कि कूपर पेयर्स
बैरियर्स क्या होते हैं, मतलब काफ़ी सारी टेक्निकल टर्म्स है जो मुझे बतानी होगी। क्वांटम टनलिंग क्या होता है और उसके बाद क्वांटाइजेशन क्या होता है। सो देयर आर लोट्स ऑफ टर्म्स, एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। बट मुझे लगता है कि मैं एक ब्रीफ लाइन में अगर मैं बताना चाहूँ तो किस लिए नोबेल प्राइज मिला है। आज तक ना कुछ ऐसी क्वांटम प्रॉपर्टीज थी जो हमें लगता था कि ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें लगता है कि सिर्फ क्वांटम लेवल पे ही ट्रू होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं भागता हुआ जाऊं तो बहुत तेज भाग रहा हूं, कैसा हो सकता है मैं इस बोर्ड को बिना तोड़े इसके आर पार निकल जाऊं? इट्स नॉट पॉसिबल ना क्लासिकली हमारे इस लेवल पे। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में अगर एक क्वांटम पार्टिकल जो कि वेव की तरह भी बिहेव करता है, इट हैज ड्यूअल नेचर, तो इसके आर पार निकल सकता है। कुछ प्रोबेबिलिटी है कि इट कैन क्रॉस दिस बैरियर, कुछ प्रोबेबिलिटी वेव जो है वो लीक कर जाएगी थ्रू दिस बैरियर और देयर इज सम चांस कि वो इसके आर पार निकल जाए। काफ़ी टेक्निकल सी चीज़ है, मैं बहुत ज़्यादा इजी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बट जब अभी ब्लैक बोर्ड पे आएंगे तो ऑब्वियसली उसमें और ज़्यादा डिटेल में जाने वाले हैं। बट ये थी हमारे पास क्वांटम टनलिंग। इफ देयर इज अ पोटेंशियल बैरियर, कोई बैरियर है और एक पार्टिकल के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो उस बैरियर को क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाए, फिर भी अगर वो क्रॉस करके जा रहा है, दैट इज कॉल्ड क्वांटम टनलिंग। क्वांटम लेवल पे ये सारी चीजें होती हैं, बट क्लासिकल लेवल पे हमें लगता था कि ऐसा नहीं हो सकता। अरे नहीं समझे क्या? एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हो, मैं अपने एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना, तभी तुम लोगों को हंसी भी आएगी और समझ भी आएगा। मान लो मैं हूं और सामने मेरी एक दोस्त है वीना, अब उसको कोई और पसंद है, कुछ नहीं कर सकते उस बात का, तो उसके दिल में कोई और बैठा हुआ है और मैं उसमें घुसने की कोशिश कर रहा हूं, मैं टकराता जा रहा हूं, मैं इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, आइसक्रीम लाने की कोशिश कर रहा हूं उसके लिए, उसके लिए टेडी बियर लेके आ रहा हूं, जो भी मैं उसके लिए लेटर लिख रहा हूं इतने खूबसूरत, उसको रात रात उठ के पढ़ा रहा हूं एग्जाम से 2 दिन पहले। सच भी बोल रहा हूं थोड़ा सा इस वीडियो में, बट ठीक है, मैं सब कुछ कर लिया। एट द एंड ऑफ द डे क्लासिकली मैं आर पार नहीं जा सकता हूं, मैं क्रॉस नहीं कर सकता हूं उस बैरियर को। वो बैरियर इस केस में वो प्यार है जो उसको किसी और लड़के से है, मैं नहीं क्रॉस कर पा रहा हूं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में अगर मैं इलेक्ट्रॉन होता देन देयर इज सम चांस कि मैं उसको क्रॉस करके दूसरी साइड चला जाता, मैं उसके दिल में एंटर कर सकता था, बट देयर इज नो चांस क्लासिकली, एटलीस्ट इन द वर्ल्ड वेयर राजन एंड वीना लिव्स। क्या दिन है भाई, दिल पे लग गई स्टोरी, बट ठीक है, आगे भी बढ़ना है, मूव ऑन भी करना है। और ठीक है, क्वांटाइजेशन पे आते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि हमारे लेवल पे, फिर से क्लासिकल लेवल पे, जिस लेवल पे हम जी रहे हैं, बिलियन ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलकर हम बने होते हैं, उस लेवल पे एनर्जी जो है ना, एनर्जी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। बॉडी कैन हैव एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा हाथ है, इसमें से इंफ्रारेड रेडिएशंस निकल रही हैं, तो कितने अमाउंट की एनर्जी निकल रही होगी, और हम बोल देते हैं कि कुछ भी अमाउंट निकल सकता है। लेकिन जो क्लर्क हैं जिन्हें इस साल का नोबेल प्राइज मिला 2025 का, इन्होंने यही दिखाया है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, जहां पे बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स मिला दें, तब भी हम क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट कर पाएं, तब भी हम उन प्रॉपर्टीज को देख पाएं, एक्सपीरियंस कर पाएं, एटलीस्ट इन अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंट। वो भी बहुत बड़ी बात थी। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल में क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट देख पाना, जो उन्होंने सुपर कंडक्टिंग सर्किट का यूज किया है, दैट इज व्हाई दे गॉट अ नोबेल प्राइज। इन शॉर्ट यही था। अब इसको एक एक करके ब्रेक डाउन करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, इससे पहले कि ये वाली स्टडी पे आए। ठीक है, चलो, सबसे पहली चीज यहां पे हमें नजर आ रही है सुपर कंडक्टिंग सर्किट। अब सुपर कंडक्टिंग सर्किट को समझने के लिए ऐसे है कि मान लो ये पूरा का पूरी जगह जहां पे मैं इस समय बैठा हुआ हूं ना, वो लोगों से भरी हुई है। मेरे को एक साइड से दूसरी साइड पे जाना, और यहां पे ना गोलगप्पे मिल रहे हैं, हर कॉर्नर पे ना गोलगप्पे का एक स्टॉल लगा हुआ है, और सारी लड़कियां हैं, और तुम्हारा भाई अगर बीच में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूं मैं, तो वो मेरी तरफ भागने को होंगी। वैसे गोलगप्पे हैं तो उसकी तरफ भागने को होंगी। मान लो गोलगप्पे वालों की तरफ, और मेरे को एक एंड से दूसरे एंड पे जाना है, तो मैं एक एंड से दूसरे एंड पे भागने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सभी इधर उधर भाग रही हैं, लड़कियां सभी इधर उधर भाग रही हैं, मैं जाने की कोशिश, देयर इज लॉट ऑफ रेजिस्टेंस इन बिटवीन द पाथ जहां पे मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं। बट सोच के देखो, मेरे पास ऐसी पावर हो कि मैंने ऐसा आंखें बंद की, एक चुटकी बजाई और सब फ्रीज हो गया। अब जाना कितना आसान है ना, एक एंड से दूसरे एंड पे मैं इजीली पहुंच जाऊंगा। बस वैसा ही कुछ होता है सुपर कंडक्टर में भी। अगर एक सिंपल कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, बट देयर इज सम रेजिस्टेंस
इन द फ्लो ऑफ दोज इलेक्ट्रिक चार्जेस। लेकिन अगर एक सुपर कंडक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम का एग्जांपल लें, तो एल्यूमिनियम को अगर हम नियर एब्सोल्यूट टेम्परेचर तक फ्रीज करने की कोशिश करें, वहां तक ले जाएं उसका टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस खत्म हो गया तो जो भी मटेरियल हमारे पास बचा है, ध्यान से समझना, बड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, जो भी मटेरियल हमारे पास बचा है ना, दैट इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। सुपर कंडक्टर क्यों बोल रहे हैं उसे? क्योंकि अब देयर इज नो रेजिस्टेंस, सब कुछ फ्रीज हो चुका है। हमने सारे के सारे वो जो रैंडम मोशन थे ना, छीन लिए उनसे। अब कुछ ही अब जब भी कोई पार्टिकल मूव करने की कोशिश करेगा ना, देयर इज नो रेजिस्टेंस। तुमने एक बार पार्टिकल को छोड़ दिया, अब बिना रेजिस्टेंस के चलता रहेगा, इधर उधर जाता रहेगा। दैट इज वाई सुपर कंडक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग ऑल्सो। अभी आते हैं क्यों। पहली बात समझ गए। अब हमने देखा कि जो हमने सुपर कंडक्टर बनाया ना, वो सुपर कंडक्टर के वो जो हमारे पास जो मटेरियल बना है ना, वो उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अब मूव कर रहे थे, जो भी हम इलेक्ट्रॉन्स अब मूव करने की कोशिश कर रहे हैं बाय फ्रीजिंग एवरीथिंग एल्स, अब हम अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दैट कंडक्टर, तो वो यूनिसन में वो कुछ पेयर बना रहे हैं। एंड दोज पेयर्स आर कॉल्ड कूपर पेयर्स। मतलब दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर ना पेयर बना लेते हैं। हम ही सिंगल हैं, इलेक्ट्रॉन भी भाई साहब पेयर में ही घूम रहे हैं। सो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो पेयर में घूमना स्टार्ट हो गए। मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन काइंड ऑफ एक चेन टाइप बना ले और मूव कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कूपर पेयर बन गए। अब वो कूपर पेयर मूव कर रहे हैं उस कंडक्टर के थ्रू। हमसे सही तो इलेक्ट्रॉन ही है यार, बट ओवरऑल यही है हमारे पास सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स बना सकते हैं हम इसे। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम दो सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स लें और उनके बीच में एक कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल, एक पतला सा बैरियर लगा दिया। समझने की कोशिश करो, इंट्यूटिवली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। रुको 1 मिनट देना बस, कुछ गलत मत समझना, चौक निकाल रहा हूं। अगर मान लो ये एक सर्किट है, ठीक है, ये, और इसके बीच में यहां पे मैंने एक बैरियर लगा दिया पतला सा। यहां पे तो मेरे को तो ऐसा थोड़ा थिक सा दिखाना पड़ रहा है, बट एक सर्किट यहां पे लगा दिया। यहां पार्टिकल के वो जो कूपर पेयर्स हैं यहां मूव कर रहे हैं, यहां मूव कर रहे हैं कूपर पेयर्स, है ना। यहां पे कूपर पेयर्स यहां मूव कर रहे हैं, यहां मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर ध्यान से सोचने की कोशिश करो, 1 मिनट, अगर ध्यान से सोचने की कोशिश करो तो ये जो कूपर पेयर्स हैं हमारे पास, ये वाले, ये इतना बैरियर तो है कि ये यहां से यहां पे ना आ पाए। अगर हम क्लासिकली सोचे तो क्लासिकली देयर इज नो चांस एट ऑल कि ये पार्टिकल जंप करके यहां पे आ जाएंगे, क्योंकि एनर्जी नहीं है ना इतनी उनके पास। अभी मैंने इंसुलेटिंग मटेरियल एक बैरियर लगा दिया है। लेकिन याद करो क्वांटम मैकेनिकली क्या होता था कि अगर इनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं भी है, तब भी ये क्वांटम टनल करके, क्योंकि इनका वेव नेचर भी होता है, क्वांटम टनलिंग के थ्रू ये यहां पे आ सकते हैं। इसका मतलब है ये जो हमने पूरा का पूरा एक सर्किट बना दिया ना, इसको देख लो या इसको देख लो, ये जो बीच में एक जंक्शन टाइप लगा दिया है, वी कॉल दिस जोसेफ्सन जंक्शन। यहां पे अगर मैं इसके साथ एक कैपेसिटर अटैच कर दूं, कुछ ऐसे ही पढ़ा ना 12वीं क्लास में कैपेसिटर, अगर इसके साथ मैं कैपेसिटर ज्वाइन कर दूं, जस्ट एक सिंप्लीफिकेशन दिखा रहा हूं सर्किट की, ज्यादा डिटेल में नहीं बताया अभी मैंने, बट फिर भी अगर मैं ये, एक सेकेंड, अभी दिख रहा होगा ना, ये मैंने यहां पे एक कैपेसिटर लगा दिया है। इस कैपेसिटर से अब ये जो पूरा का पूरा मटेरियल है ना, ये एक एटम की तरह बिहेव कर रहा है। और यही था जिसकी वजह से उन लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। कि हम सोचते थे कि अगर हम 1-2 पार्टिकल्स लें तभी ये सारे के सारे बिहेवियर हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन भाई हमने पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट को, एक पूरे के पूरे सर्किट को हमने एक एटम की तरह बिहेव करा दिया। जैसे एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, ऐसे इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। मैं इस जोसेफ्सन जंक्शन, बस ये जो जंक्शन है ना, बैरियर है, इसका नाम दे दिया जोसेफ्सन जंक्शन, क्योंकि आइडिया सबसे पहले उन्होंने दिया था ये वाला। तो और एक्सपेरिमेंटली, ये जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, ये जो क्लर्क थे और उनकी टीम थी, उनके कॉलीग थे, उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली बनाया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते तो क्वांटम टनलिंग, और दूसरा मैंने क्वांटाइजेशन बताया, क्योंकि पूरा का पूरा सर्किट जो है एक एटम की तरह, एक यूनिसन में चल रहा है। यूनिसन का मतलब होता है सारे के सारे एक फ्लो में चल रहे हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं। मैं ना ये पूरे के पूरा सर्किट अगर एटम की तरह बिहेव कर रहा है, तो मैं इस कैपेसिटर का यूज करके थ्रू ऑन द एंड्स ऑफ दिस जोसेफ्सन जंक्शन, मैं इसको ना पर्टिकुलर स्टेट में ला सकता हूँ एटम को। कई सारी स्टेट में रह सकता है, अब ये कई सारी क्वांटम स्टेट में रह सकता है, लेकिन वो स्टेट फिक्स्ड होने वाली है। या तो 1 स्टेट होगी, या 2 स्टेट होगी, या 3 स्टेट होगी, 4th स्टेट होगी, अप टू सो ऑन। लेकिन
माय दोस्त, वो इसकी जो स्टेट्स होंगी उनको मैं चेंज कर सकता हूं बाय सेंडिंग सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस। मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को फेंकूंगा तो मैं इस पूरे के पूरे सर्किट नहीं, इस पूरे के पूरे एटम को एक पर्टिकुलर स्टेट में ला सकता हूं। लेट अस कॉल दैट स्टेट नंबर 1। इस पूरे के पूरे सर्किट को हायर स्टेट में लेके आ सकता हूं। लेट अस से दैट क्या नाम दे उसे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। पहले वाले को ग्राउंड स्टेट, दूसरे वाले को एक्साइटेड स्टेट। मैं इस तरीके से कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस फेंक सकता हूं सच दैट ये सुपरपोजिशन में आ जाए। क्योंकि इसके अंदर वो जो कूपर पेयर है ना, सोच के देखो ना, वो जो इसके अंदर कूपर पेयर है, वो जो इसके अंदर करंट है, उसके दो बिहेवियर हैं। वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकते हैं, वो वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं। या तो करंट है या नहीं है। यही तो चाहिए होता है क्वांटम कंप्यूटर के वो बेसिक यूनिट बनाने के लिए, क्यूबिट बनाने के लिए। क्यूबिट के लिए हमें यही तो चाहिए होता ना, जिसके अंदर करंट फ्लो कर रही है, उसके दो बिहेवियर है ना। वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकते हैं। अगर वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है तो जितना मर्जी मारती रहे इस बैरियर पे, टूटेगा ही नहीं। अंबुजा सीमेंट से जो बना है। बट अगर वेव की तरह बिहेव करे तो देयर इज सम चांस, देयर एग्जिस्ट सम प्रोबेबिलिटी कि ये इसको क्रॉस करके दूसरे एंड पे आ जाए। एंड दैट इज इट। इसीलिए ये जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, ये जो सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स हैं, हम इनका यूज करके क्यूबिट्स बना सकते हैं। और बना क्या सकते हैं, IBM, गूगल इन्हीं पे तो काम कर रहा है, सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी पे। तो उनके जो क्यूबिट्स हैं ना, इन्हीं सर्किट्स को यूज करके बनते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में बता सकता हूँ और बताऊंगा भी। तो मतलब अगर आप लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों को ऐसा शक होगा कि ये तो दोस्त बस एनालॉजीज बताता रहता है, ये तो दिल टूटा आशिक है, बस आशिकी वाली बात करता रहता है। नहीं। मेरा पहला प्यार मैथमेटिक्स है, वो था, वो है, वो रहेगा। तो मैं मैथमेटिक्स पे ज़रूर आऊँगा, अपने ब्लैक बोर्ड पर ज़रूर जाऊँगा। बट ये एक ब्रीफ देने के लिए मैंने थोड़ा डिस्कशन को रखा है। और इसके अलावा मैं अपने साथ जो डिटेल लेके आऊँ, देखता हूँ उसमें कुछ रह गया या नहीं। तो पहली बात, क्या डिजर्विंग था? हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे ख्याल से ये नोबेल प्राइज़। क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग को अभी मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है अगर डेविड डॉइच को और पीटर शोर को मिलता तो। बट ठीक है, शुरुआत तो हुई, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला। तो दे गॉट द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम टनलिंग देख पा रहे हैं और क्वांटाइजेशन देख पा रहे हैं। क्वांटाइजेशन इसलिए कि पूरा का पूरा जो सर्किट है एक एटम की तरह बिहेव कर रहा है और उस एटम के जो एनर्जी लेवल्स हैं हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं बाय सेंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस। ठीक है, बढ़िया। मैंने ये सारी चीज़ें बता दी, मैंने जोसेफसन जंक्शन के बारे में भी बता दिया है कि सुपर कंडक्टिंग मटीरियल के बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बन जाते हैं। अनलाइक अस, ये पेयर में है। सो अभी तक मैंने जितना भी बताया उसको एक कंक्लूजन देने के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एल्यूमिनियम लो, उसको नियर एब्सोल्यूट जीरो तक ठंडा कर दो, उसके बाद सारे के सारे एटम का जो मोशन है वो फ्रीज हो जाएगा। अब जब तुम कोई भी पार्टिकल उसमें मूव कराने की कोशिश करोगे तो बिना पोटेंशियल ड्रॉप के, बिना किसी एनर्जी लॉस के वो उसमें मूव करने स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही हम इतना ठंडा कर देते हैं और उसमें पार्टिकल को मूव करने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ पेयर्स बना लेते हैं। दोस पेयर्स आर कॉल्ड कूपर पेयर्स। और वो कूपर पेयर इसमें मूव करने की कोशिश करते हैं और टनल करने की कोशिश करते हैं दूसरी साइड में। लेकिन अगर इनका वेव नेचर हुआ तभी ये टनल कर पाएंगे। और टनलिंग पॉसिबल करा के दिखाई इन्होंने, जिनको नोबेल प्राइज मिला है, क्लर्क और उनके कॉलीग्स ने। और ये जो बीच में बैरियर लगा रखा है और ये जो पूरा सेटअप है ये थियोरेटिकली जोसेफसन ने बताया था, तो इसीलिए इसको जोसेफसन जंक्शन भी बोलते हैं, जो जंक्शन बीच में लगा बैरियर टाइप। और जोसेफसन इफेक्ट का मतलब होता है कि करंट का, ये जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अप टू सम क्रिटिकल वैल्यू। एक क्रिटिकल वैल्यू एग्जिस्ट करती है जहां तक फ्लो कर सकता करंट विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी और एनी पोटेंशियल ड्रॉप। वो मूव कर सकते हैं अनंत तक। मतलब लग रहा होगा ऐसा कि परपेचुअल मशीन तैयार हो गई है, बट क्वांटम लेवल पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट मतलब उतना कोई बड़ा एनर्जी लॉस नहीं होता। बट देयर इज, अगर हम पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन देखें, 100 डेसिमल प्लेस तक देखें, देयर इज सम लॉस। बट हमारे लेवल पे देखें तो वो नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबली स्मॉल से भी छोटा अगर कोई वर्ड एग्जिस्ट करता हो, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, हाँ, उतना छोटा इफेक्ट होता है, तो वो इजीली मूव कर सकते हैं
क्योंकि हम एग्जैक्ट 0 केल्विन तक तो नहीं लेके गए ना। एंड डिपेंडिंग ऑन हम कितने एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस भेज रहे हैं, हम उनको पर्टिकुलर स्टेट में, इस पूरे के पूरे सर्किट को, पूरे के पूरे एटम को हम पर्टिकुलर स्टेट में लेके जा सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई दे गॉट द नोबेल प्राइज। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। एंड क्वांटम कंप्यूटिंग वाला बंदा हूं तो मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है कि उस फील्ड में मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि अब बारी क्वांटम कंप्यूटिंग की ही है। जितने भी फिजिक्स में मिलने वाले आने वाले समय में नोबेल प्राइज़ वो क्वांटम कंप्यूटिंग के ही होंगे, क्योंकि प्रोमिसिंग भी है। और जितनी भी ब्लैक होल की स्टडी हो रही है, मैंने काफ़ी बार बताया है और काफ़ी सारी कहानियाँ बताने की कोशिश की है कि जो हम ब्लैक होल की स्टडी है, जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से स्टार्ट होके क्वांटम फील्ड थ्योरी, जो स्टीफन हॉकिंग ने एक मोड़ पकड़ा था जिसमें क्वांटम फील्ड थ्योरी घुसाने की कोशिश की थी, क्वांटम इफेक्ट्स नियर ब्लैक होल, जिसे हॉकिंग रेडिएशन का कॉन्सेप्ट दिया था। और फिर इधर की तरफ आते आते हम क्वांटम कंप्यूटिंग के पास पहुंच रहे हैं। मतलब हम वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जो क्वांटम कंप्यूटिंग वाले हम जैसे लोग यूज़ करने वाले हैं इन फ्यूचर। कमाल की बात है यार। कोई बड़ा सीक्रेट रिवील होने वाला है थ्रू दिस क्वांटम कंप्यूटिंग एंड ऑल द स्टफ that we are learning on this channel। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और बहुत 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 सारी मेहनत करना। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे प्यार किया जा सकता है। मतलब मैंने तो कर लिया है। मेरे को अगर किसी ब्रेकअप से मूव ऑन करना है तो मेरे को एक ही सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट मेरे काम आए। सोचो, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड जब भी ऐसा मेरे को ऐसा होता है ना यार आज का दिन बढ़िया नहीं जा रहा, तो कि सबके साथ होता है। ह्यूमन बीइंग तो है, ह्यूमन बीइंग है, बस मैं कैमरा के इधर हूँ और आप लोग उधर हैं, बस इतना ही फर्क और कुछ भी नहीं। मेरे भी वैसे ही कचरा दिन भी जाते हैं, ठीक है। तो मैं उसमें क्या करता हूँ, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, सिंपल सी, जो मुझसे हो जाए, पता लगे और ही डिप्रेशन में चले गए। सो एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है मुझे एक्सप्लेन करने में चीज़ों को। आई होप कि आप लोगों को भी मज़ा आता हो सुनने में। कोई भी रिकमेंडेशन है, कुछ भी कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हो। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो भी शेयर कर देना, क्योंकि अभी फिलहाल तो वैसे ब्लैक होल की सीरीज चल रही है हमारी, तो ब्लैक होल पे काफ़ी सारी वीडियोज़ हम बना रहे हैं। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स को छेड़ा जाए क्वांटम कंप्यूटिंग के। ब्लैक होल के थ्रू हम क्वांटम कंप्यूटिंग के तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और बस यही एट द एंड यही कहना चाहूँगा कि भाई औकात से बाहर सपने देखते रहो, वही है एक तरीका जीने का। कुछ ऐसा सोच लो कि बस ये तो हो नहीं सकता मेरे से। जैसे मैंने सोचा है कि स्टेज पे जाना, साइंस को लेके जाएंगे, साथ में मिलके एक ही छत के नीचे बैठे होंगे हम लोग सारे भाई साहब, सामने 1000, 1200, 1300, 13,000, 1,30,000 लोग। होगा, ये दिन आएगा। औकात से बाहर सपने देखते रहना चाहिए और मज़ा आता उसमें, जब पूरे हों तब भी और ना हो तब भी। क्योंकि अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।